चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखूं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास, find the area of the region bounded by the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay. Find the area of the region bounded by the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay. ठीक है, अच्छा दोनों का दोनों क्या है, पैराबोला। तो एक बार एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पहला वाला पैराबोला कैसा दिखेगा, हॉराइजॉन्टल और राइटवर्ड फेसिंग, ऐसा कुछ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पैराबोला P1 कह देता हूँ। इक्वेशन इसका क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और जो दूसरा वाला है वो कैसा पैराबोला होगा, वर्टिकल फेसिंग अपवर्ड्स। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पैराबोला P2 कह देता हूँ और इसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ। अच्छा, इन लोग दोनों के बीच में फंसा हुआ एरिया कौन सा है, ये वाला। अब इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क कर लिया, रफ ग्राफ ट्रेस कर लिया। अब अगला काम क्या है, हम लोग इन लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढे। इंटरसेक्शन में हमको x वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए तो भी चलेगा, y वाला मिल जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं x वाले में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो हम y को कोशिश करते हैं रिप्लेस करने का। यहाँ ज़रा ध्यान से देखना कि इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 अगर आप यूज़ करते हो तो इक्वेशन 2 से y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, इसको आप फर्स्ट वाले में डाल दो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 4a का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x पावर 4 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 64a क्यूब x। देखो तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ से x काट मत देना, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, x टू द पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन, x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू 0 और या फिर x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब और यहाँ से x इज इक्वल टू आई थिंक 4a। देखो तो यहाँ तक समझ में आया। x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है x इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 4a। x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, स्टार्टिंग वाला, और x इक्वल टू 4a इसके बाद वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4a, 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये वाला तो ओरिजिन ही है 0, 0। अब ज़रा सोचो कि ये है आपके हिसाब से पैराबोला P1 और ये है आपके हिसाब से पैराबोला P2। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान से सुन लेना एक बार, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, 4a तक। ये आपको कौन से एक्सिस पे पता है, x एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा पक्का, dx। साथ में पार्टनर में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। और ऊपर कौन सा पैराबोला है पूरे पार्ट में, आई थिंक P1 ऊपर है और नीचे कौन है, P2, तो P1 माइनस P2 होना चाहिए। ठीक है, और P1 का आप क्या इमेजिन कर रहे हो, y, और P2 का भी आप क्या इमेजिन कर रहे हो, y। यहाँ तक समझ में आया शायद। ठीक है, अब P1 में y का रिप्लेसमेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x, सोच के देखो। P1 आपका ये वाला है, ये y का रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा रूट अंडर 4ax, शायद सही कह रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन ध्यान देना, 0 टू 4a, ये हो जाएगा रूट अंडर 4ax माइनस P2 में y का वैल्यू क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, निकाला वही है इक्वेशन 2, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a और यहाँ पर क्या रहेगा dx। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है। अब फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या करने वाला हूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। रूट अंडर 4ax है ना, तो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, या फर्स्ट ऑफ ऑल एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग से कर लेते हैं, बीच में तो माइनस है ना, माइनस में इंटीग्रेशन आराम से स्प्लिट हो जाता है। तो एक प्रपोजल ये है कि 0 टू 4a
अपन इसको अलग रख लेते हैं √4ax dx, और दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 4a x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a dx, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस पार्ट में आई थिंक √4ax को आप चाहो तो लिख सकते हो 2√a√x, और ये पूरा पार्ट क्या है इसमें कांस्टेंट, तो 2 टाइम्स ऑफ √a ये तो बाहर चला जाएगा, और 0 टू क्या बचेगा यहाँ पर 4a, और यहाँ पर क्या आएगा √x dx माइनस 1/4a कांस्टेंट है बाहर, 0 से लेके 4a, यहाँ क्या रहेगा x स्क्वायर dx। आई होप क्लियर है ये वाला। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, ट्वाइस √a √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से लेके 4a। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या होगा माइनस 1/4a टाइम्स ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट रहेगा 0 से लेके कहाँ तक 4a तक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ देखो, ये जो 3/2 है, क्या हम इसको डायरेक्टली बाहर और रेसिप्रोकल कर सकते हैं एक ही बार में? तो 3/2 का क्या हो जाएगा, इसका होगा 2/3, और 2/3 इंटू 2√a कितना हो जाएगा, आई थिंक 4/3 √a। ये समझ में आ रहा है? और अब क्या बच गया आपके पास में x टू द पावर 3/2, इसमें आप एक बार अपर लिमिट डालोगे और एक बार लोअर लिमिट, तो अंदर क्या बनेगा बताओ, 4a होल टू द पावर 3/2 माइनस क्या 0। नहीं आया समझ? ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला गया, x का एक्सप्रेशन बचा ये वाला, एक बार डालो अपर लिमिट और एक बार डालो लोअर लिमिट, और दोनों का क्या लेना है डिफरेंस, माइनस यहाँ पर देखना थोड़ा 1/4a कांस्टेंट है, इसका भी शायद 3 बाहर जा सकता है, तो 4 की जगह बेटर क्या रहेगा, सीधा 12a कर दूं, और अंदर क्या आ जाएगा बताओ, 4a का क्यूब माइनस 0। ये समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 4/3 एक सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 4/3 यहाँ का क्या हो जाएगा सोचो, 4 टू द पावर 3/2 इंटू a टू द पावर 3/2। 4 टू द पावर 3/2 का मतलब समझ में आ रहा ना, 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 8, और a टू द पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो a√a, तो ये हो जाएगा a√a। आया समझ? तो 4/3 और इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन ये रहा, मैंने शो किया आपको, कितना आएगा 8√a। ठीक है ना, 8a√a। देखो क्लियर है यहाँ तक? इस वाले पार्ट में क्या होगा, माइनस 1/12a टाइम्स ऑफ क्या 64a क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा ध्यान से सोचना, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, और a तो है ही एक ठो, और √a क्या हो जाएगा a, तो a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो इट विल बी 32/3 a स्क्वायर। और यहाँ से आई थिंक एक a काट सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और 1264 में 4 से काटोगे तो ये 3, और ये कितना आ जाएगा 16, सो माइनस 16/3 a स्क्वायर। ओवरऑल आई थिंक 16/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू log x, y is equal to log x and the line x equal to 2, y equal to log x and the line x equal to 2। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए, ये शायद पहले बताया गया नहीं है आप लोग को, तो इसका जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चे शेप याद रखना है। ठीक है, तो लिखो इसके सोल्यूशन में, इसमें एक आपको दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग x, दूसरा दिया हुआ है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 को तो शायद पहचानते हो आप लोग, कौन होता है ये, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ जो है वो देखो इसको इस टाइप का होता है, ऐसा। ठीक है, इसके अंदर में ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा होता है 1,0। फील कर सकते हो क्यों ऐसा, क्योंकि y इज इक्वल टू लॉग x में अगर आप x इक्वल टू 1 बिठाते हो तो क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और ये हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू लॉग x का। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 क्या होगा अपने आप में,
लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, ठीक है, और वो ऑब्वियसली 1,0 से तो आगे ही होगा, तो सेफली उस तरफ बना सकते हैं हम लोग। अब आप सोचो कि इन दोनों कर्व के बीच में फंसा हुआ बाउंडेड रीजन कौन सा है? मेरे ख्याल में क्लियरली ये वाला, ये समझ में आ रहा है थोड़ा पूरा। और ये वाला लाइन अगर आपका x = 2 है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0। ये चीज़ क्लियर है। अब ये बताओ कि एरिया बिटवीन द कर्व है कि एरिया अंडर द कर्व है? अंडर द कर्व ही है, इसमें बिटवीन वाला तो कोई बात है नहीं। बात आया समझ? तो इसको डायरेक्टली आई थिंक मतलब अपर माइनस लोअर का आइडिया तो नहीं चाहिए होगा इसमें, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं बताओ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहो लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, और ये x एक्सेस पे है इसलिए यहाँ क्या होगा dx, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा y। अब ये y को किससे रिप्लेस करना चाहिए बताओ, सोचते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये y = log x का ग्राफ है, ठीक है, और आपका रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है, तो आपके एरिया के जस्ट ऊपर में जो ग्राफ है उसका इक्वेशन क्या है y = log x। तो उस इक्वेशन में जो भी y का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x उसी से ना रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 बोलो log x dx। आई होप समझ में आ रहा है। और log x का इंटीग्रेशन क्या जिससे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सिखाया हुआ है। तो आई थिंक ये हो जाएगा आपके लिए log x इंटू क्या सोचोगे 1, फिर बोलो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ddx of first function that will be 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन that will be x dx, और पूरे पे लिमिट रहेगा आई थिंक कहाँ से कहाँ 1 से लेके 2, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू यू विल गेट log x इंटू x, ये x कट गया कितना आ जाएगा -x, और लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2। एक बार के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ इस पार्ट को, चाहो तो और क्या लिख सकते हो x log x -x लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 -2 पूरा का पूरा, और बताओ माइनस आई थिंक 1 इंटू log 1 -1, ऐसा कुछ, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब ध्यान से सोचना ये जो log 1 है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 1 कितना आएगा -1, और 2 log 2 एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर 2 log 2 -1, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आओ देखो बात करते हैं। y² = 16ax क्या है अपने आप में पैराबोला, वो भी कैसा हॉरिजॉन्टल और राइट फेसिंग इस टाइप से। फिर ये y = 4mx क्या है लाइन, कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं, ठीक है, सोचते हैं थोड़ा सा। y = mx + c के अंदर में m क्या होता था इस लाइन का स्लोप, और c क्या होता था y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा। अब y = 4mx बोल के अगर छोड़ दिया है इसका मतलब c के जगह पर तो क्या लिखा हुआ है 0, तो ऑब्वियसली इसको कहाँ से पास होना चाहिए 0,0 से। ऐसे भी देख सकते हो आप कि 0,0 इसमें बिठा के देखूं तो LHS RHS क्या हो जाएगा इक्वल, आया समझ। तो ये लाइन कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से, तो ये लाइन है और पास कहाँ से करेगा ओरिजिन से। तो इसको अगर बनाना चाहें हम तो कुछ शायद इस टाइप का बना सकते हैं, क्या बोलते हो ऐसा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर ही देखते रहना, कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ होगा। y² = 16ax ये वाला ग्राफ है, और y = 4mx ये वाला ग्राफ। इन लोग दोनों के बीच का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। देखो तो ये सोचने में परेशानी हो रहा है क्या, ठीक है, ये वाला चीज़। और इस एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको a²/12, और पूछा क्या है आपसे m का वैल्यू। बात आया समझ। तो हम हमारे पुराने नॉलेज से इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने का ट्राई करते हैं। लास्ट में जो भी एरिया का एक्सप्रेशन फाइनली निकल के आएगा उस एरिया के एक्सप्रेशन को हम a²/12 से इक्वेट कर देंगे, और m का वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी देर के बोर्ड पर लगातार देखते रहना, इसमें बहुत कुछ अजीब अजीब होगा। सॉल्यूशन, पहले ये वाला ग्राफ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये वाले को इक्वेशन नंबर 2, और दोनों का ग्राफ हम ऑलरेडी ट्रेस कर चुके हैं। और ये ऑब्वियसली एरिया बिटवीन द कर्व का कैटेगरी है कि एरिया अंडर द कर्व का।
एरिया बिटवीन द कर्व का। तो इस सिचुएशन में हमको क्या चाहिए होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिमिट्स को समझने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने में भी आप देखो कि जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ही ज़्यादा हमारे लिए काम का होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक्स को ही सेव करेंगे और वाई को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो मेरा ये प्रपोजल है कि 2 को हम किस में डाल सकते हैं, 1 में। क्या मिल जाएगा बताओ, 4mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वट, 16ax। ये समझ में आ रहा है क्या? खोल दोगे तो क्या होगा बताओ, 16m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16ax इज इक्वल टू हाउ मच, 0, ठीक है। इसको खोल भी दिया और इस चीज़ को लेफ्ट साइड भी लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या ले सकते हो बताओ, 16x कॉमन ले सकते हैं शायद। क्या बचेगा, m स्क्वायर x माइनस a, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज या तो 16x इक्वल टू 0 या फिर m स्क्वायर x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 और वहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 जो है वो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग आया है, 0,0 के करेस्पॉन्डिंग, और x इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर वो ऑब्वियसली इसके करेस्पॉन्डिंग आया होगा। तो ये हो जाएगा a बाई एम स्क्वायर कॉमा 0। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या, पक्का। अब लिमिट आपको कौन से एक्सेस पे पता चल गया, x एक्सेस पे। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए बताओ, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में 0 से लेके a बाई क्या, एम स्क्वायर, और यहाँ पर पक्का dx। इस बीच में क्या सोचना चाहिए हमको, y। और अगर सोचें कि कौन ऊपर कौन नीचे, तो उसके हिसाब से पैराबोला ऊपर है और नीचे कौन है, लाइन। पैराबोला में क्या सोचोगे, y, और लाइन में भी क्या सोचोगे, y, ठीक है ना यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन 0 से लेके a बाई एम स्क्वायर, पैराबोला का y रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, रूट ओवर 16ax वो हो जाएगा 4 रूट a रूट x, सही कह रहे हैं। और लाइन के केस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई थिंक 4mx dx। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब इस पार्ट में आई थिंक 4a तो क्या होगा, कांस्टेंट, तो उसको तो आप बाहर ही छोड़ दो ऐसे ही, मतलब 4 रूट a नॉट a, 4 रूट a, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। और लिमिट इस पार्ट में कहाँ से कहाँ दे सकते हैं, 0 से लेके a बाई एम स्क्वायर, माइनस इस पार्ट में क्या होगा, 4m पूरा ही कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट इसमें भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके a अपॉन क्या, m स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखते जाना, इस वाले पार्ट में 4 रूट a ऑलरेडी बाहर है, और ये 3/2 पलटी मार के क्या हो जाएगा, 2/3, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 8/3 टाइम्स ऑफ रूट a, और अंदर होगा ये देखना a बाई एम स्क्वायर होल टू द पावर कितना, 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। ये समझ में आ रहा है क्या पहले पार्ट से। और दूसरे पार्ट से क्या आएगा बताओ, माइनस ऑफ 4m तो कांस्टेंट है, अच्छा 4m नहीं, मतलब ये 2 और ये 4 कट के 2 ही हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाइड रिजल्ट ही लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 2m कांस्टेंट है ना, और x स्क्वायर आ गया आपके पास में, तो x स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो बताओ, a बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस क्या रहेगा, 0 का होल स्क्वायर, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, देखो एक बार, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट हाफ में ये 0 का तो कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा ये थोड़ा समझने का ट्राई करो। a बाई एम स्क्वायर होल टू द पावर कितना है, 3/2, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 बाई एम स्क्वायर टू द पावर कितना, 3/2, so this is equal to a रूट ओवर a अपॉन एम क्यूब। फील आया, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 8 रूट a बाई 3 इंटू a रूट a बाई वट, एम क्यूब, माइनस 2m इंटू ये हो जाएगा आई थिंक a स्क्वायर डिवाइडेड बाई m टू द पावर 4। फील आ रहा है क्या, अच्छा। अब देखो यहाँ पर 8/3 एम क्यूब, ये पार्ट तो ठीक है, और ऊपर रूट a रूट a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर एक m कट जाएगा शायद, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, m क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बाई एम क्यूब। फिर इसमें भी आई थिंक एलसीएम वगैरह ले सकते हो,
एलसीएम आ जाएगा 3m³, ऊपर आ जाएगा क्या 8a² माइनस आई थिंक 6a², दिस इज इक्वल टू 2a² बाई m³, 3m³ सॉरी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 2a² बाई 3m³ इज इक्वल टू a² बाई 12 शायद, है ना। a² गया 3 और 12 का 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, और m³ को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा m³, एंड हेंस वी कैन से कि m इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोग का एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा पार्ट भी खत्म, ठीक है। अब एक और पार्ट है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। चलो करते हैं शुरू। लिखो नए पेज पे हेडिंग, ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का थर्ड पार्ट। पहला पार्ट कौन सा था, हाँ कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन वाला, दूसरा था एरिया अंडर द कर्व वाला, और तीसरा अभी है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो लिखो इसमें हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट 3, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट 3, ठीक है। और लिखना है इसमें कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस। 5-6 टर्म है इसके अंदर में, ऑलरेडी इको में पढ़ा हुआ आप लोग का, ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। लिखो पहला डिमांड कर्व, डिमांड कर्व नंबर 1 डिमांड कर्व। इसमें देखो इट इज गिवन बाय P is equal to d of x, it is given by P is equal to d of x, where x is the number of, where x is the number of units, where x is the number of units of a particular commodity, of a particular commodity demanded, of a particular commodity demanded, and P is their price, and P is their price, and P is their price, ठीक है। ये डिमांड फंक्शन ही है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग टर्म 1 के अंदर में। यहाँ पर P जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस ऑफ x यूनिट ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी का हम बात कर रहे हैं, और ये एक फंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पर प्राइस जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट, और x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, ठीक है, फुल स्टॉप। इन जनरल, इसी में कंटिन्यू करना, इन जनरल इट इज अ decreasing function, in general it is a decreasing function, since as the price of, in general it is a decreasing function, since as the price of a commodity increases, since as the price of a commodity increases, the quantity which a consumer is willing to buy, decreases, ठीक है, full stop। hence its graph is ये बनाओ x, यहाँ पर P, और ये ग्राफ देखने में कुछ इस टाइप का होना चाहिए, और ये जो ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ है, P इक्वल टू डी ऑफ एक्स का। ठीक है,
नेक्स्ट लिखूं सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, इसमें लिखूं इट इज गिवन बाय P इक्वल टू S ऑफ X, P इज इक्वल टू S ऑफ X। इसे डिमांड का D ऑफ X हो गया, सप्लाई का S ऑफ X होगा, ठीक है। वेयर X is the number of units, X is the number of units of a particular commodity, X is the number of units of a particular commodity demanded, X is the number of units of a particular commodity demanded and P वापस से यही वाला P in inverted commas, P is their price, P is their price, full stop। इसमें लिखो in general it is an increasing function, in general it is an increasing function, in general it is an increasing function since as the price of a commodity, since as the price of a commodity increases, since as the price of a commodity increases, the producer is willing to supply the commodity, is willing to supply the commodity more, is willing to supply the commodity more, ठीक है। Hence its graph is, इसमें कुछ ऐसा बनाओ, इस टाइप का, y के अलॉन्ग इसमें भी p होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग x रहेगा, एंड दिस इज p इज इक्वल टू s ऑफ x, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इन जनरल एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिमांड फंक्शन जनरली क्या होता है, डिक्रीजिंग, और सप्लाई फंक्शन जनरली क्या होता है, इंक्रीजिंग। डिमांड फंक्शन डिक्रीजिंग इसलिए होता है कि जैसे ही प्राइस को बढ़ा दोगे ना तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। और सप्लाई फंक्शन इंक्रीजिंग इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा जो भी कोई प्रोड्यूसर है उसको और ज़्यादा सप्लाई करने का इच्छा करेगा, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ता जाएगा। बात आ रहा समझ? तो इसीलिए सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन वैसे तो मतलब देखने में एक ही जैसा होता है। इसमें भी प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड, इसमें भी प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड, ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो ग्राफ निकल के आता है वो कैसा होता है, ऐसा डिमांड फंक्शन का, और सप्लाई फंक्शन का ग्राफ जो है वो निकल के कैसा आता है, ऐसा। आया बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसमें लिखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व, the point of intersection of the demand curve and the supply curve, and the supply curve is called equilibrium point, is called equilibrium point, given by capital E, given by capital E, given by capital E, full stop. If the point of intersection, if the point of intersection capital E, if the point of intersection capital E has coordinates x naught comma p naught, has coordinates x naught comma p naught, then नीचे लिखो p naught is equal to market price
और मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज द प्राइस that a consumer is willing to pay, price that a consumer is willing to pay, and the producer is willing to sell for, and the producer is willing to sell for, full stop. नेक्स्ट लिखो इसके नीचे x नॉट इक्वल टू डिमांड लेवल ऑफ द कमोडिटी, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिमांड लेवल ऑफ द कमोडिटी इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फुल स्टॉप। अब इस चीज को थोड़ा देखो एक बार, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये दोनों अलग अलग ग्राफ पे बनाया हुआ है। यदि एक ही ग्राफ पे मान लो कि हम डिमांड कर्व भी बनाएं और हम सप्लाई कर्व भी बनाएं, तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा होगा और सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होगा, और इन लोगों का क्या आएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ई से। अब ई का कोऑर्डिनेट अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट तो नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे यहाँ पर, पी नॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हो गया वो एक्स नॉट कॉमा 0 वाला पॉइंट, और ये हो गया वो 0 कॉमा पी नॉट वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स नॉट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड रिप्रेजेंट करता है, और पी नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर एक्स नॉट यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। नीचे लिखूं, मतलब ये बना लो पहले, लिखो नीचे, the total revenue of the producer at market price P naught, at market price P naught, and demand level X naught, and demand level X naught, that is equilibrium position, is P naught into X naught, is P naught into X naught, ठीक है। this can be interpreted as the area of the rectangle OAEB। ए आप इसको मार्क कर लो और बी आप इसको मार्क कर लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि इस पोजीशन पे अगर मान लो कि सेल होता है, ठीक है, तो जो भी कोई प्रोड्यूसर था या जो भी कोई सप्लायर था उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, एक्स नॉट मतलब डिमांड इंटू पी नॉट प्राइस, पता है समझ। अब एक्स नॉट इंटू पी नॉट जो है उसको आप थोड़ी देर के लिए ये जो डॉटेड वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया भी तो सोच सकते हो, सोच के देखो, नहीं आ रहा समझ। ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो जाएगा बेसिकली मेरे ख्याल में पी नॉट
ये वाला पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, x नॉट। तो ये एक रेक्टेंगल जैसा हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये उसका लेंथ सोच लो और ये उसका ब्रेथ सोच लो। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली इस डॉटेड पोर्शन में जो बना हुआ रेक्टेंगल है उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, एक बार मेरे तरफ देखो, कंज्यूमर सरप्लस के डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम लोग को मैथमेटिकली एरिया अंडर कर्व में कौन सा एरिया हमारे लिए कंज्यूमर सरप्लस होगा, मैं बस उसी चीज़ पे फोकस करूंगा। ऑलरेडी जो उसका डेफिनेशन वगैरह है ये इको वगैरह में मिल ही गया आप लोगों को, तो उस पर फिर से बात करके फायदा नहीं है, और वो डेफिनेशन हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी नहीं करेगा। आपको बस एरिया वाइज समझना है कि कंज्यूमर सरप्लस आपका कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है आपका वो ऑब्वियसली किससे आएगा, डिमांड फंक्शन से आएगा। ये मान लो कि डिमांड फंक्शन है आपका, डिमांड फंक्शन के अंदर में ऑब्वियसली कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या मान के चलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये समझ में आ रहा है थोड़ा पूरा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और एक वाई एक्सिस पे, तो ये ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट हो गया, x नॉट कॉमा 0, और ये कौन सा पॉइंट हो गया 0 कॉमा पी नॉट। ये फील आ रहा है। अब डिमांड फंक्शन, ये वाला लाइन और वाई एक्सिस, इन तीनों के बीच में फंसा हुआ ये जो एरिया है ना, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब सोच के देखो कि कंज्यूमर सरप्लस अगर मान लो कि ये वाला एरिया है आपका, तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। मेरे ख्याल में एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी आपको 0 से लेके x नॉट तक का लिमिट पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x नॉट, और ये कौन सा ग्राफ है आपका, p इक्वल टू डी एक्स। लिमिट आपको किस पे पता है, x एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, dx। आया समझ, और dx के साथ में क्या आना चाहिए, y। लेकिन इस सिचुएशन में y की जगह पर कौन है, p, तो एक बार के लिए हम क्या लिखेंगे, p। आया बात समझ। लेकिन ये जो है ये तो ये शेडेड प्लस ये नॉन शेडेड दोनों का एरिया रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लिमिट अगर आप लगा रहे हो तो इस ग्राफ के जस्ट बिलो में जितना भी एरिया है सब आ जाएगा ना, तो ये भी आ जाएगा और साथ में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। बात आ रहा है समझ। तो ये तो कंज्यूमर सरप्लस नहीं हुआ, ठीक है ना। माइनस आप क्या कर सकते हो, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, और इस रेक्टेंगल का एरिया अभी अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, वो क्या होता है, पी नॉट इंटू एक्स नॉट। ठीक है, तो दिस माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, पी नॉट इंटू एक्स नॉट। इसको भी चाहो तो दूसरे तरीके से यूं भी सोच सकते हो कि 0 से लेके एक्स नॉट, ठीक है, और यहाँ पर p की जगह पर क्या लिख सकते हो, क्योंकि p जो है वो तो y हो गया, लेकिन y और dx रहते हुए हम लोग इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, p को चेंज करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। इस सिचुएशन में आपके रिक्वायर्ड एरिया के जस्ट ऊपर कौन सा ग्राफ है, ये डिमांड फंक्शन, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन x dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। ठीक है, इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको समझ में आए, ये है कंज्यूमर सरप्लस। इसके लिए फिर डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग इसी से हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है, तो इसका मतलब खरीद बिक्री तो हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन ये जो कंज्यूमर था वो इनिशियली ये सारा प्राइस पे करने के लिए रेडी था। बात आ रहा समझो, इनिशियली कंज्यूमर जो है, अब देखना सोचना थोड़ा सा ध्यान से, मान लो कि इतना यूनिट्स अगर डिमांडेड होता, ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब लेकिन मान लो कि इस डिमांड पे अगर आप खरीदते तो आपको प्राइस तो ये वाला पे करना पड़ता ना। ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है कि कम है, कम या ज़्यादा, ये वाला प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है ना। तो इनिशियली कंज्यूमर जो है वो इस क्वांटिटी को खरीदने के लिए ये प्राइस पे करने के लिए रेडी था, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या था, ज़्यादा था। तो अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम प्राइस पे बाई कर रहा है तो उसका पैसा बच रहा है कि पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पैसा बच रहा है ना उसका। कितना पैसा बच रहा है,
ये एरिया में जितना पैसा वो पे कर रहा होता है वो पैसा बच रहा है उसका, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, बाकी डेफिनेशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बस ये अंडरस्टैंडिंग और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। हाँ, डायग्राम भी चाहिए होगा ना, रुक जाओ, ये वाला बना लो। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट लिखो प्रोड्यूसर्स सरप्लस। प्रोड्यूसर्स सरप्लस, प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या मतलब है। मान लो, और प्रोड्यूसर सरप्लस हमेशा आपको मिलेगा सप्लाई कर्व से, और कंज्यूमर सरप्लस किससे मिलेगा? हमेशा डिमांड कर्व से। अब प्रोड्यूसर सरप्लस का आइडिया क्या है, देखो कि ये मानो कि आप लोग का या अपना सप्लाई कर्व है, ठीक है, तो सप्लाई कर्व के ऊपर में भी ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉइंट होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन को। मानो कि ई वो पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x0, p0। ये फील हो रहा है। वापस से इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर। अब इस सिचुएशन में जो ये वाला एरिया है इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ठीक है, अब इसको भी प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों कहते हैं वो सोच के देखो। इनिशियली अगर मानो कि डिमांड लेवल यहाँ पर रहता तो प्राइस लेवल ऑब्वियसली इससे क्या होता? नीचे रहता। तो कहने का मतलब है कि जो सप्लायर या प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस में बेचने के लिए रेडी था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम प्राइस पे खरीद बिक्री हो रहा है तो उस टाइम पर प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है? तो जितना इस एरिया में है ये पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वापस आप इंटीग्रेशन का आइडिया लगा सकते हो। इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। इस बार ऊपर कौन है? मेरे ख्याल में ये वाला लाइन, बात आ रहा है समझ? तो इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन को निकालने के लिए मैं एक तरीका प्रपोज कर रहा हूँ, देखना कि समझ में आता है कि नहीं आता। ये पॉइंट क्या होगा बता सकते हो? आई थिंक x0, 0। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना है? x0 इंटू p0। ये समझ में आता है? ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में से अगर ये नॉन शेडेड पोर्शन वाला एरिया हम माइनस कर दें तो मिल जाएगा हमको प्रोड्यूसर सरप्लस। नॉन शेडेड रीजन का जो एरिया है वो शायद निकल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके x0, यहाँ पर dx और यहाँ पर रहेगा आपका p, मतलब dx के करस्पॉन्डिंग y होना चाहिए था इस बार। लेकिन नॉन शेडेड पोर्शन के ऊपर ये जो कर्व है ये किसका कर्व है? p इक्वल टू sx का, यानी कि सप्लाई कर्व का इक्वेशन है। तो ये अगले स्टेप में आप लिख सकते हो, और x0 इंटू p0 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x0, p के जगह पर क्या लिख दोगे इस पर? सप्लाई फंक्शन, ये सप्लाई कर्व जो भी बोलो dx। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ भी बना लो और फॉर्मूला भी कॉपी कर लो। डन। एक सेकंड के लिए देखो एक बार फिर से, और जो मैं कह रहा हूँ इसको इस बार इस तरीके से सोचने का ट्राई करना। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 0 से लेके इक्विलिब्रियम प्राइस, x0 क्या है? तो सॉरी, इक्विलिब्रियम डिमांड, नॉट प्राइस। x0 क्या है हम लोग के लिए? इक्विलिब्रियम डिमांड। तो 0 से लेके इक्विलिब्रियम डिमांड, किसका इंटीग्रेशन? डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इक्विलिब्रियम प्राइस इंटू इक्विलिब्रियम डिमांड। नहीं आया समझो? ठीक है ना। और यहाँ पर तो और ज़्यादा ही क्लियरली लिखा हुआ है कि 0 से लेके ये x नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये? x0। तो 0 से लेके x0 यानी कि 0 से लेके इक्विलिब्रियम डिमांड, फिर यहाँ पर डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस इंटू इक्विलिब्रियम डिमांड। फिर यहाँ पर देखो क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू इक्विलिब्रियम डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस 0 से लेके इक्विलिब्रियम डिमांड, और किसका इंटीग्रेशन? सप्लाई फंक्शन का। और यहाँ पर तो और क्लियरली है x0 इंटू p0, यानी कि इक्विलिब्रियम डिमांड इंटू इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस 0 से लेके इक्विलिब्रियम डिमांड, किसका इंटीग्रेशन? सप्लाई फंक्शन का। तो ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, लिखो क्वेश्चन।
पहला, द डिमांड फंक्शन फॉर अ commodity is given by P is equal to 35 minus 2x minus x square. The demand function for a commodity is given by this. Find the consumer's surplus. Find the consumer's surplus at equilibrium price. At equilibrium price, P naught is equal to 20. At equilibrium price, P naught is equal to 20. ठीक है, पढ़ो, सोचो क्या बोल रहा। आओ देखते हैं इस क्वेश्चंस में, मतलब जो भी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एक्स नॉट और पी नॉट पता चल जाए। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का आपको डिमांड भी पता होना चाहिए और आपको प्राइस भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है, डिमांड पता है क्या? लेकिन क्या हम प्राइस की मदद से डिमांड निकाल सकते हैं? ठीक है, तो लिखो हियर पी नॉट इज इक्वल टू कितना बोला हुआ है? 20. नाउ वी नो पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 2x नॉट माइनस x नॉट का स्क्वायर। मतलब क्योंकि x नॉट और पी नॉट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पी नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20. सो 20 इज इक्वल टू 35 माइनस ट्वाइस x नॉट माइनस x नॉट का स्क्वायर। सबको लेफ्ट साइड ले आओ, तो x नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस x नॉट माइनस 15 इज इक्वल टू आई थिंक 0। फैक्टराइज करोगे तो x नॉट प्लस 5 शायद इंटू एक्स नॉट माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट इक्वल टू या तो माइनस 5 या फिर एक्स नॉट इक्वल टू 3। एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 एक्सेप्टेबल है क्या? क्यों? डिमांड नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। नीचे लिखो देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3 एंड पी नॉट तो पहले से दिया हुआ था कितना? 20। नीचे लिखो नाउ कंज्यूमर्स सरप्लस इज इक्वल टू यहां बोर्ड की तरफ देखो एक बार, क्या होना चाहिए? 0 से 3 मतलब क्या? इक्विलिब्रियम डिमांड। वो कितना आया है? 3। तो 3 dx और यहां पर क्या रहेगा? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक बार के चाहो तो ऐसे पी लिख के छोड़ देते हैं, अगले स्टेप में रिप्लेस कर देंगे। और माइनस क्या रहेगा? पी नॉट एक्स नॉट। ठीक है, इसको भी चाहो तो एक्स नॉट ही लिखो एक बार, क्या है? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस पी नॉट एक्स नॉट क्या हो जाएगा? आई थिंक 20 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3, ये अब इंटीग्रेशन कर ही दो। देखना 35x माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3। सही कह रहे हैं शायद। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक, और माइनस ये वाला कितना आ जाएगा? 60। सो दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 35 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 105। एक सेकेंड रुक जाओ। बोलो 105 माइनस 9 और माइनस यहाँ से भी 27/3 9 ही हो जाएगा शायद। ठीक है ना। और 0 डाल के कोई फायदा तो है नहीं, सब 0 ही होता, इग्नोर करो उसको। माइनस 60 कितना आ रहा है? 105 माइनस 18 या 105 माइनस दिस तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली? 45 माइनस 18 तो 27 क्या शायद? ठीक है, तो 27 ये हो गया आपका क्या? कंज्यूमर्स सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
the demand function for a commodity is P is equal to 20 e to the power minus x by 10 is P equal to 20 into e to the power minus x by 10 full stop. Find the consumer's surplus at equilibrium price. Find the consumer's surplus at equilibrium price. P is equal to 2. At equilibrium price P is equal to 2. ठीक है, आगे लिखो ब्रैकेट में गिवन log of e to the base 10 equal to 0.4343. ठीक है, is equal to 0.4343. लिखो इसमें here इक्विलिब्रियम प्राइस कितना दिया हुआ हम लोग को फिर से 2, तो उसको P नॉट मान के चलेंगे. तो लिखो here P नॉट इज इक्वल टू 2. नीचे लिखो अगेन P नॉट और X नॉट जो है वो डिमांड फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो P नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 20 e to the power minus x नॉट अपॉन 10. So this implies 2 is equal to 20 e to the power minus x नॉट by 10. ऐसा ही कुछ होगा ना. एक बार आप थोड़ा देख लो ध्यान से, यहाँ का कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए. ये 2 और ये 20 कट कितना हो जाएगा 10. सो इट विल बी बेसिकली हाउ मच 1/10 इज इक्वल टू e to the power minus x नॉट by 10. ये ठीक है पक्का. अच्छा ऐसा कुछ याद है क्या, a पावर b इज इक्वल टू c होने से b इज इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस a हो जाता था, log का डेफिनेशन. ठीक है ना. ये वाला फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म और ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्म होता था, एक्सपोनेंशियल. तो अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथमिक क्या होगा, ये वाला. मतलब जो इस साइड का पावर है वो नीचे उतर जाएगा और जो बेस वाला नंबर है वो लॉग का क्या बन जाएगा, बेस. तो यहाँ से ये मान लो कि आपके लिए क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसका अगर लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना चाहते हो तो क्या होगा, क्योंकि एक्स नॉट फाइंड करना है आपको, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा. तो आई थिंक क्या होगा, देखो ध्यान से सोचना, लॉग ऑफ 1/10 टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट बाई 10. ये समझ में आ रहा है क्या, सोच के देखो. ऐसे भी इसका मतलब क्या है कि e के पावर में क्या चढ़ाएं सच दैट 1/10 आ जाए. तो e के पावर में माइनस एक्स नॉट बाई 10 चढ़ाने से 1/10 आता है. इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस एक्स नॉट बाई 10. क्लियर है यहाँ तक शायद. अब थोड़ा ध्यान से 2 मिनट के लिए देखते रहना. अभी क्या है कि 2 चीज़ होगा. ये जो 1/10 है इसको क्या सोच सकते हो, 10 टू द पावर -1. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर -1 e, और यहाँ पर आई थिंक x नॉट के साथ में यहाँ -10 मल्टीप्लाई कर सकते हो. क्या बोलते हो, सिर्फ x नॉट को यहाँ पर रखो, 10 को भी शिफ्ट कर दो और माइनस को भी शिफ्ट कर दो तो -10 आ जाएगा यहाँ पर. ये जो -1 है ये log के प्रॉपर्टी से उछल के बाहर आ सकता है. क्या हो जाएगा बताओ, 10 log ऑफ 10 टू द बेस e इज इक्वल टू x नॉट. अब लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन के अंदर में हमको ना 10 टू द बेस e का वैल्यू नहीं दिया. किसका वैल्यू दिया, e टू द बेस 10 का. तो इसको आपको वापस से log का एक प्रॉपर्टी याद होगा. हाँ, log ऑफ a टू द बेस b को हम जब भी चाहें क्या लिख सकते हैं, 1/log ऑफ b टू द बेस a. तो इस चीज़ को चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, देखो दिस इज इक्वल टू, ये दिस एम्प्लाइज 10 इंटू 1/log ऑफ e टू द बेस 10 इज इक्वल टू x नॉट. ये समझ में आ रहा है. अब e टू द बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को, क्या दिया हुआ बताओ, 10 डिवाइडेड बाई बोलो 0.4343. दिस इज इक्वल टू x नॉट. ऐसा कुछ 4343 ही है शायद. ठीक है यहाँ तक. अच्छा यहाँ से x नॉट अगर सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके आ जाएगा शायद 23.03. x नॉट इज इक्वल टू 23.03. ये करना पड़ेगा. ठीक है, आगे लिखूं. नाउ यहां तक समझ में आ गया ना पक्का.
नेक्स्ट लिखो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला होगा शायद, 0 से लेके x नॉट यानी कि इक्विलिब्रियम डिमांड अंदर डिमांड फंक्शन dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट, ठीक है। अब 2 मिनट यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेना, एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ 23.03, ऐसा ही ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस कितना दिया हुआ था हमको 2, ठीक है, और इक्विलिब्रियम डिमांड आया है 23.03। इस पार्ट में क्या होगा, p का डेफिनेशन क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन 0 से, एक बार मैं वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, x नॉट ही छोड़ रहा हूँ, x नॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 dx। क्लियर है, आप चाहो तो वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हो उसे, लेकिन थोड़ा क्या है कि गंदा ही हो जाएगा, ऐसा रखने में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा 20 क्या है कांस्टेंट, तो इसको तो बाहर ले आओ, अंदर ये बचेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई 10 इन टू बोलो 1 बाई माइनस 1 बाई 10, ये फील आ रहा है क्या, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एक्स नॉट, और माइनस ये वाला तो क्या आ जाएगा आपके पास में 46.06। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो माइनस 1 बाई 10 है ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, एक तो ऊपर आके 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 10 इंटू 200 क्या हो जाएगा माइनस 200। वेरी गुड, तो ये हो गया माइनस 200, और अंदर क्या पड़ा हुआ e टू द पावर माइनस एक्स बाई 10, 0 से लेके कहाँ तक x नॉट तक माइनस 46.06। यहाँ तक ठीक है क्या सब कुछ पक्का। अब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो कि समझ में आता है कि नहीं आता। अब एक बार क्या करोगे आप, माइनस 200 इंटू आई थिंक अपर लिमिट, सो e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स नॉट बाई 10 माइनस e टू द पावर आई थिंक 0, ऐसा कुछ होगा क्या, बोलो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। इसका वैल्यू आपके पास में है अवेलेबल मेरे ख्याल में, ये आ रहा बात समझ। मतलब आप चाहो तो x नॉट के जगह पर 23.03 भी बिठा सकते थे, लेकिन फिर फ्यूचर में जाके e टू द पावर माइनस 23.03 डिवाइडेड बाई 10 का वैल्यू कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना, पता है समझ। तो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में शुरू में जो डेटा आपको दिया हुआ वही मिल जाएगा आपको, कि e टू द पावर माइनस एक्स नॉट बाई 10 का आंसर कितना होना चाहिए 1 बाई 10। आ रहा समझ। अब थोड़ा ध्यान से देख लो, सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक माइनस ऑफ 200 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा कितना 1 बाई 10, और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस ऑफ 46.06, दिस इज इक्वल टू माइनस 200 इंटू यहाँ से निकलेगा शायद माइनस ऑफ 9 बाई 10 माइनस ऑफ 46.06, ये दोनों मिला के 0 0 गया, आई थिंक कितना आ जाएगा 180 की 280, 180 ठीक ही कह रहा है शायद, माइनस 46.06, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 40 गया और फिर 6 गया तो 133.0 नहीं 133.94 शायद, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। कर लो कॉपी, लिखो नेक्स्ट। The supply function of a commodity is P is equal to 4 plus X. The supply function of a commodity is P is equal to 4 plus X. Find the producer's surplus. Find the producer's surplus if 12 units. Find the producer's surplus if 12 units of goods are sold. Find the producer's surplus if 12 units of goods are sold. ठीक है। पिछले दोनों में डिमांड और कंज्यूमर सरप्लस का बात चल रहा था, इस बार सप्लाई और प्रोड्यूसर सरप्लस का बात चल रहा है।
साथ ही साथ पिछले 2 क्वेश्चन में पी नॉट दिया हुआ था, इस बार इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, एक्स नॉट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक्स नॉट बताया हुआ है, ठीक है। लिखो, मतलब पॉइंट पूरा नहीं दिया हुआ कि पॉइंट में 2 पार्ट होगा, एक्स वाला पार्ट होगा और पी वाला पार्ट भी होगा, तो एक्स लेकिन बताया हुआ है इसमें। देखो हियर एक्स नॉट इज इक्वल टू 12। इसमें किसी को डाउट है क्या कि एक्स नॉट इक्वल टू 12 ही क्यों लेंगे? ये तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेल परचेज कौन से प्राइस पे होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही होगा। तो अगर हमको बोला हुआ है कि जब सेल परचेज हुआ तब 12 यूनिट सोल्ड हुआ है, तो इसका मतलब एक्स नॉट का वैल्यू पक्का क्या रहा होगा, 12, ठीक है। तो एक्स नॉट इक्वल टू 12। नाउ पी नॉट इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स नॉट। सप्लाई फंक्शन को सप्लाई ये सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, तो पी नॉट इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स नॉट। दिस एम्प्लाइज पी नॉट इज इक्वल टू 4 प्लस 12, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 16। तो देयरफॉर पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 16। पी नॉट इज इक्वल टू 16। नीचे लिखो देयरफॉर प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, पी नॉट एक्स नॉट माइनस 0 टू एक्स नॉट सप्लाई फंक्शन डी एक्स, ऐसा कुछ था। पी नॉट एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 12 इंटू 16 माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट का वैल्यू कितना है, 12 ही है ना पक्का। तो 0 से 12 क्या, 4 प्लस एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ रहेगा। 12 इंटू 16 शायद 192 हो जाएगा, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 12 तक, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 192 माइनस 12 डालोगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 48 माइनस 144 बाई 2, तो सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ, प्लस हो जाएगा, प्लस 72, ऐसा कुछ रहेगा क्या, 72, मतलब 144 आएगा ऊपर, नीचे 72 आ जाएगा, और 0 डालने पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस 12 डाल के ही जो आया सो आया, 0 का कोई मतलब नहीं है। फाइनली ये अपने को कितना दे देगा, 192 माइनस 120 शायद, सो दिस इज इक्वल टू 72। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इस केस में कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं, हाँ बस लास्ट ही है, इसके साथ मुझे पूरा पार्ट का था। लिखो द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ commodity आर पी डी इज इक्वल टू, मतलब पी सबस्क्रिप्ट डी इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी सबस्क्रिप्ट एस इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। फाइंड द consumers surplus, find the consumers surplus and producers surplus, find the consumers surplus and producer surplus at equilibrium price, at equilibrium price। सोचो एक बार कैसे कर सकते हैं। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में किसी में आपको पी नॉट दिया हुआ था तो किसी में एक्स नॉट दिया हुआ था, और एक की मदद से हम दूसरा ऑटोमेटिकली निकाल लेते थे। इसमें ना पी नॉट दिया और ना ही एक्स नॉट दिया है, इंस्टेड हमको दोनों कर्व का इक्वेशन दे दिया है, डिमांड कर्व का भी और सप्लाई कर्व का भी। तो हमको पता तो है ही ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, डिमांड और सप्लाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बेसिकली क्या है, इन दोनों पॉइंट, मतलब इन दोनों इक्वेशन का क्या चाहिए हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं। लिखो at equilibrium position, at equilibrium position, ठीक है। यहां थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये PD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड फंक्शन, और PS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस अकॉर्डिंग टू सप्लाई फंक्शन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों के हिसाब से प्राइस क्या होता है, सेम। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखो PD इज इक्वल टू PS, PD is equal to PS, ठीक है। दिस इम्प्लाइज
आई थिंक 56 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3. सो दिस इम्प्लाइज 56 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3. दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 48 शायद यहाँ पर. 48 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ. फिर 4 48 कट के 12. दिस इम्प्लाइज 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6. देयरफॉर आप कह सकते हो कि एक्स नॉट इक्वल टू कितना होगा 6. मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिमांड कितना होगा 6. ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो गया 6. अब नीचे लिखो नाउ पी नॉट इज इक्वल टू अब देखो पी नॉट जो है वो एक्स नॉट इक्वल टू 6. आप चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आ जाएगा. तो हम इसमें डाल के निकाल लेते हैं. क्या हो जाएगा बताओ 56 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 20. तो पी नॉट इक्वल टू क्या आ गया 20. ठीक है, अब 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो. हमको 2 चीज़ चाहिए. क्या क्या चाहिए हमको? कंज्यूमर सरप्लस चाहिए और क्या चाहिए हमको प्रोड्यूसर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस का आइडिया क्या था 0 से एक्स नॉट डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पी नॉट एक्स नॉट, ये था शायद. और प्रोड्यूसर सरप्लस का आइडिया क्या था पी नॉट एक्स नॉट माइनस 0 से एक्स नॉट सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन. सही कह रहे हैं? ऐसा वैल्यू बिठा दो तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ. इंटीग्रेशन 0 टू आई थिंक कितना 6 डिमांड फंक्शन ये वाला है. तो 56 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस पी नॉट इंटू एक्स नॉट यानी कि 20 इंटू 6. सही कह रहे हैं ना. 56 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 6 माइनस यहाँ पर 120. सो दिस इज इक्वल टू 6 डालोगे तो कितना आएगा 56 इंटू 6 बोलो 336 पक्का. 336 माइनस 216 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 72. सही कह रहा हूँ क्या? और माइनस 120 कितना आ रहा है सॉल्व करके? करके देखो एक बार. मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि वैल्यूज राइट है कि नहीं. ठीक ही लग रहा है. 144 आ जाएगा ये वाला शायद. और प्रोड्यूसर सरप्लस का बात करें तो वापस से पी नॉट इंटू एक्स नॉट 20 इंटू 6 माइनस इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 6 तक. तो सप्लाई फंक्शन हमारा ये वाला है. तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 120 माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 6. दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 6 डालोगे तो कितना आ जाएगा 48 शायद और प्लस 216 अपॉन 9 ऐसा कुछ. 9 से ही कट जाएगा शायद 24. 48 प्लस 24 कितना हो जाएगा 72 शायद. तो 120 माइनस 72 दिस इज इक्वल टू 48 ही ना. ठीक है, तो इसके साथ आप लोग का ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा ख़त्म. बाकी अब अगले क्लास में देखेंगे.